नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं एक शिक्षाविद राजेश्वरी नरेंद्रन के बारे में, जिन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा है और आज ये शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचानी जाती है। ये उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर कार्यरत है दोस्तों। शी इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम और इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और IIM अहमदाबाद और IIM उदयपुर जैसे प्रमुख संस्थानों में भी पढ़ाती है। दोस्तों, आपको बता दें, शिक्षण पेशे को चुनने के पीछे इनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़ना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। अपने इसी लक्ष्य के साथ ये जीवन में आगे बढ़ी और इस लक्ष्य को पाने में सफल भी हुई। आपको बता दें, ये दुनिया भर में विभिन्न कंपनियों और कॉर्पोरेट्स की मदद करने वाली भारत में पहली महिला कॉर्पोरेट ट्रेनर है। इन्होंने अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए शोध पत्र लिखने के अलावा मानव संसाधन परामर्श कार्य भी किया है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में भी कई सराहनीय कार्य किए हैं। इनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए इन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा किए गए कार्यों की फहरिस्त काफी लंबी है दोस्तों, जिसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए चलिए अब सीधा इन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं इनके इस खूबसूरत सफर के बारे में, इनके अनुभवों के बारे में, इनकी जिंदगी से जुड़े बेहतरीन किस्सों के बारे में। जी हाँ, आइए सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वरी नरेंद्रन है। मैं स्थानीय मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में व्यवसाय प्रशासन विभाग में कार्यरत हूँ, प्रोफेसर के पद पर हूँ और आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। Besides this, I also teach internationally as well as in the premier institutions like IIM Ahmedabad and IIM Udaipur. This is one of the activities. Other than that, I'm a trainer, one of the first women trainers in India, corporate women trainer. And I also do a lot of HR consulting work other than my psychodynamic analysis, helping various companies and corporates across the globe. तो ये मेरा प्राइमरी काम है। काफी सारे हैं लेकिन ये खास तौर पे ये सारी चीजें हैं। ऐसा क्या कहा जाता है कि धूप में तप के ही जो है आप कुंदन बन सकते हैं और ये बात कही जा सकती है। आई हैड अ वेरी टफ चाइल्डहुड। बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जब हम छोटे थे तभी ही बहुत बड़ी बाढ़ उदयपुर में आई थी 23 अगस्त 1973 एंड एट दैट टाइम वी लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग बारिंग द क्लोथ्स वी वर वेयरिंग ऑन. And my father had a job at railway, but still, he had 12 hands to feed. It was very difficult financially. So we went to very basic government school, टाटपट्टी पे बैठ करके नीचे पढ़ना और वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई। लेकिन ये सब भी कहीं पे भी पेनफुल नहीं था। पेनफुल ये था जब हमारे अपने ही लोगों ने ये कह करके हम लोगों को दुत्कारा कि ये लोग गरीब हैं, ये हमारे लायक नहीं है, या these people have come to ask for money or support, whereas we were not doing that. At that time, some of the friends and family, they used to make a mockery of us that you are studying in Hindi medium school. क्योंकि हम लोग तमिल ब्राह्मण परिवार से थे। मेरे पिताजी साउथ में ट्रिवांड्रम से यहाँ रेलवे की नौकरी करने रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में आए और वो भाषा के बड़े भयंकर ज्ञानी थे। 14 भाषाएं उन्हें आती थी। तो वो हमेशा ये कहते थे कि कोई सा भी माध्यम बड़ा नहीं होता है, आपको हर चीज खुद पढ़ करके हासिल करनी है। एंड फॉर अस एजुकेशन वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ही यूज्ड टू पुश अस एंड दिस काइंड ऑफ insult has given a lot of impetus to do better in studies. तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आई, हमेशा कोशिश ये करी कि मैं बहुत मेहनत करके आगे बढ़ूं, पापा मम्मी का नाम रोशन करूं। और जो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे कि ये HMT है, हिंदी मीडियम टाइप है, उनको जरूर ये बताऊं कि आई कैन ऑल्सो डू टीच इंग्लिश एंड आई कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर्स एंड आई डिड अचीव दैट.
So I'm proud of that, and rather I'm thankful. Those who made mockery of me, उनकी वजह से शायद कहीं एक आग थी दिल में कि कुछ ऐसा करना है कि उनको भी मैं बता पाऊं कि देखो तुमने मेरी मजाक उड़ाई है, आज मैं उस पोजीशन पे हूं जहां पर मैं कई ऐसे लोगों की सहायता कर सकती हूँ जिनको मेरी आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि एक टफ बचपन ने हमें बहुत अच्छे से निकाला। और इसके बाद मेरी एनसीसी की ट्रेनिंग, आई वाज राइट फ्रॉम क्लास 8th आई वाज इन एनसीसी, उससे पहले स्काउट गाइड, वेरी एक्टिव इन सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, डिबेट, horse riding, shooting, rifle shooting, you name anything and I was there. I was doing anything and everything to prove my worth on this earth. And that has made a lot of difference. बहुत सारी मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और एनसीसी ने जो दिया वो था एक कॉन्फिडेंस, एक डिसिप्लिन, और एक जो मेरे अंदर की जो आग थी उसको एक ऐसी दिशा दी कि बेटा आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिससे ना केवल आप अपने परिवार का बल्कि देश का भी नाम रोशन कर सकते हो। तो मैंने एनसीसी नेवी में सीनियर विंग में 6 गोल्ड मेडल जीते, और मैं देश की पहली गर्ल कैडेट बनी जिसने शिप मॉडलिंग भी करी और स्कूबा डाइविंग भी करी नेवी में 1986 में। तो ये काफ़ी बड़ा मेरे लिए मौका था। और उसके बाद मुझे इंडियन नेवी ने ऑफिसर बनने का मौका भी दिया, जो किन्हीं पारिवारिक कारणों से नहीं पूरा हो पाया, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ के लिए मतलब हमेशा ऋणी रहूंगी कि इतना बढ़िया, आई हैड सच अ वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ बिकॉज आई वाज एबल टू डू व्हाटएवर, इवन प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल, प्लस सिंगिंग, डांसिंग, यू गिव मी एनीथिंग and I was doing it along with my good studies and good records. And I did appear my exam in English medium, being in a Hindi medium school, because I wrote to the governor I want to write my examination in English medium to prove that I can. तो पहली मेरी स्कूलिंग थी पंचवटी सरकारी स्कूल में हुई, उसके बाद मेरी राजस्थान महिला परिषद में हुई, फिर रेजिडेंसी स्कूल, फिर मेरा गर्ल्स कॉलेज, फिर एमबी कॉलेज। एमबी कॉलेज के बाद मतलब एमबी कॉलेज में मैंने एमकॉम किया, उसके पहले बीकॉम मैंने मीरा गर्ल्स में किया। ये तो मेरे स्कूल की रही बात। लेकिन इसी दौरान जब मैं एमकॉम कर रही थी तभी मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, और मैंने तब सेंट्रल एकेडमी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। और बड़ा ही सुखद अनुभव था वो, क्योंकि मैं गई थी 5th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाने, लेकिन पहले ही दिन मेरी क्लास टीचिंग देख करके मुझे 11th और 12th कॉमर्स की क्लास दी गई जो सबसे शैतान मानी जाती थी। और उसके बावजूद आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सक्सेसफुल जर्नी देन ऑनवर्ड्स। और इस बीच में मैं ट्रेनिंग और टीचिंग करती रही। इंडियन रेलवेज में मैंने काफ़ी बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, क्योंकि उस वक्त मैनेजमेंट पढ़ाने वाले कोई लोग बहुत कम थे, और मैंने लगभग 20 साल की ही उम्र में रेलवेज के साथ में ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया था। और मैंने खुद ने उसके लिए पहले ट्रेनिंग ली, और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव लर्निंग ऑलवेज हैव बीन माय इनटू माय डीएनए, सो आई वाज एबल टू डू इट। इसके अलावा आई बताना चाहूंगी मैं आपको कि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आईएएस, आरएएस, इनकम टैक्स के, और एलआईसी के, बैंक के, और हिंदुस्तान जिंक के, हर तरह के एग्जाम में मैं मेरिट से पास हुई। हर तरह के एग्जाम में मैं मेरिट से पास हुई। हर इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हुआ। लेकिन मैंने चूज किया कि मुझे टीचिंग ट्रेनिंग इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ मेरा पैशन लाई करता है, बिकॉज आई न्यू दैट आई कैन चेंज मेनी लाइव्स बीइंग इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट लाइफ में जाती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ मैं मेरी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। लेकिन अगर मैं इस पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में रहती हूँ तो एक, आई विल ऑलवेज बी इन टच विद द यूथ ऑफ दिस country. Second, I would always be able to make a difference in their life, because that is where I thought my life and my purpose would be served at large. तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था, और इसी को मैंने करने की कोशिश करी। जहाँ तक रोल मॉडल्स का सवाल है, बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि जिंदगी में कोई एक रोल मॉडल होता है। पहला रोल मॉडल तो घर ही से था, मेरी अपनी दीदी जो बहुत ही टैलेंटेड रही, और उन्होंने मुझे हमेशा ये विश्वास दिलाया कि आई कैन डू समथिंग। जब सारी दुनिया एक तरफ खड़ी थी कि ये नहीं कर पाएगी, तो मेरी दीदी ने मुझे विश्वास दिलाया। तो पहली रोल मॉडल तो डेफिनेटली माई ओन एल्डर सिस्टर, माई मदर। शी इज, अभी वो लगभग 80 साल की, लेकिन आज भी अगर उन्हें कोई नई डिश सीखने का मौका मिले, कोई नई विधा सीखने का मौका मिले, तो वो बच्चों जैसी हो जाती हैं। तो आई ओवर लॉट टू हर, माई लर्निंग स्किल्स को मैं मेरी मदर को डेडिकेट करती हूँ।
इसके साथ मेरे फादर जो 14-15 लैंग्वेजेस जानते थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया, तो वो भी मेरे रोल मॉडल रहे। लेकिन मेरी टीचिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एनसीसी में मुझे किरण बेदी जी से मिलने का मौका मिला जब मैं बहुत यंग थी। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया, उसके बाद में जो जनरल एएस वैद्य थे जो आर्मी के थे, और हमारे आर.एल. टहलियानी जी जो एडमिरल थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि यंग लेडी यू कैन डू अ लॉट। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने खुद हमें आईआईएम अहमदाबाद में क्लासेस ली, उन्होंने हमें पढ़ाया। तो आप जानते हैं कि वो तो एक ऐसे पारस हैं जिनको जो भी छू जाए वो सब सोना हो जाता है। हम लोग तो चरण धूलि के बराबर भी नहीं है उनके, लेकिन जो उन्होंने जादू किया हम लोगों के ऊपर क्लास में, मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूल सकती। तो इस तरह से कई सारे रोल मॉडल्स हैं जिनको मैं देखती हूँ। और अगर इटर्नली कोई एक गुरु जिसको अगर कोई कहे, तो मैं स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे लगता है अराइज अवेक एक ऐसा बड़ा नारा है जो हर एक के अंदर जोश भर सकता है। देखिए, अचीवमेंट्स मैं समझती हूँ कि जिंदगी की छोटी छोटी कठिनाइयों को निभाते हुए, उनके साथ लड़ते हुए अपने आप में आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है। जिस बच्चे के पास अपनी 12 साल की उम्र तक खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था, अगर वो यहाँ तक बढ़ करके आ सकता है, तो मुझे लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तो अचीवमेंट तो बहुत है। बहुत छोटी एज में, मैं 8th क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी एक टीचर के कहने से कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं उसको मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ कि मैं वहां से मैं शुरू कर पाई। दूसरा, एनसीसी में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरे को 6 गोल्ड मेडल मिले नेशनल लेवल पे। उसके बाद मेरा इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में सिंगापुर और कनाडा में सिलेक्शन भी हुआ। और उसके अलावा मैंने राइफल शूटिंग, बोट पुलिंग, हर एक चीज में मैंने गोल्ड मेडल जीता। पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट हमेशा रही, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो भी एक अचीवमेंट मानती हूँ, माइलस्टोन मानती हूँ। और उसके बाद मैं इंडिया की सबसे पहली कॉर्पोरेट वुमेन ट्रेनर्स में से गिनी जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज तक लगभग हम 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं मेरी इस छोटी सी जिंदगी में। अब मैं ऑलमोस्ट 53 की होने वाली हूँ, लेकिन इस 20 साल से, जब मैंने 20 साल की थी तब शुरू किया था, तो इतने सालों में मैंने लगभग 1 लाख लोगों को टच बेस किया है। वो मैं अपना अचीवमेंट मानती हूँ। आई बिकेम द यंगेस्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी इन मैनेजमेंट एंड एचआर इन द वर्ल्ड। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सम्मानित किया। वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने 25 साल के लिए लाइफ टाइम अवार्ड दिया, जो शायद पहली महिला को रिसीव हुआ। इस तरह से कई सारे अवार्ड्स हैं। बहुत सारे मेरे इंटरनेशनल पेपर्स को अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं उन्हें अवार्ड्स मिले हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने एक केस स्टडी लिखी थी, जो हम लोगों ने ट्रांजिएंट लीडरशिप के ऊपर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाके पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और वो मैं एंड्रू टॉल स्कॉलरशिप में गई, मैंने कोई एप्लीकेशन वहाँ नहीं दी, और वहाँ से मुझे बुलावा आया, मैं खुद गई वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद भी लगभग 44 कंट्रीज के बीच में केस राइटिंग कंपटीशन हुआ, और उसके अंदर मेरी जो केस स्टडी थी ट्रांजिएंट लीडरशिप की, उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। वो भी मेरे लिए बड़ी बात है। एनसीसी में बहुत एक्टिव होने की वजह से मुझे महाराणा मेवाड़ का राज सिंह अवार्ड मिला था पहले। तो इस तरह से कई सारे माइलस्टोन्स, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन मुझे लगता है इन सबसे बड़ा, मेरा जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, अवार्ड है, वो है जब मैं किसी को पढ़ाती हूँ या मैं किसी की मदद करती हूँ, तो उनकी आंखों में आने वाली चमक मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। उनका प्यार, उनका स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बाकी ये सारी बातें मुझे नगण्य लगती है उसके सामने, कि जब मैंने 117 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1991 से जब काम करना शुरू किया, और वो किसी स्तर पे पहुंच पाए, उनकी आवाजें कहीं इंटरनेशनल लेवल तक हम पहुंचा पाए। मैं आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, और उन लेडीज को वहां तक ले जाने की मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी। तो जब उन जो डेस्टिट्यूट वुमेन है, जिनका कोई नहीं और जो कहीं से कहीं पहुंच गई इस वजह से, उनकी आंखों की चमक भी मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। देखिए, कोरोना पूरे दुनिया के लिए कहर बन करके आया।
पर मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे 17-18 साल पहले से मैं एक साइकोडायनामिक एनालिसिस के ऊपर बहुत डीप रिसर्च कर रही हूँ हार्वर्ड के प्रोफेसर के साथ में। तो वहाँ पे से मेरे को बहुत सारे ऐसे वाइब्स थे कि कोरोना वायरस के टाइम पे जब शुरुआत हुई थी पिछले साल, तब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पैनिक था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो आईआईएम उदयपुर के थ्रू मुझे आनंदी मैम ने, कलेक्टर मैडम जो थी तब, उन्होंने मुझे कोरोना मैनेजमेंट टीम के अंदर लगाया और मेरा काम ये था कि लोगों को मैं मोटिवेट करूँ, उन्हें जागरूक करूँ और उन्हें समझाऊँ कि इससे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना और कैसे उसको हैंडल करना है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि ये पूरे 7-8 महीने के अंदर लगभग 60,000 लोगों के ऊपर कहीं न कहीं मैं कनेक्ट हुई, फ़ोन के माध्यम से, या ऐसा था कि ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला और तमिलनाडु, वहाँ जहाँ कहीं भी, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या बिहार या कहीं के भी मज़दूर थे, वो लोग वॉक इन कर रहे थे, बहुत मुश्किल थी। और वहाँ पे जैसे साउथ में पर्टिकुलरली हिंदी, इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं थे, या मलयालम जो समझते हों या उनकी भाषा समझते हों, ऐसे लोग नहीं थे। तो मुझे कॉन्टैक्ट किया गया गवर्नमेंट्स ने और मैंने कई लोगों का इस तरह से मदद करी। एक-एक कैंप में 300-300, 400-400 लोग होते थे, उन्होंने खाना छोड़ दिया था। तो उनको कहीं न कहीं फ़ोन करके ये समझाना कि अच्छा चलो हम आपको सामान दे देते हैं, आप बना दो। हम बना रहे हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। इस तरह से एक-एक दिन में लगभग 20-20 घंटे मैं कॉल पे लगी रहती थी। आप ये बात समझिए कि पैंडेमिक टाइम को तो छोड़ ही दें, वैसे भी अदरवाइज़ भी आई हैव अ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, लवली फैमिली जिनके साथ मैं हमेशा समय बहुत अच्छे से बिताती हूँ। मैं कितनी भी व्यस्त हूँ, हमेशा घर परिवार मेरी पहली प्रायोरिटी रही है। तो और मेरे परिवार भी मेरे को उतना ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वरना इतने सारे अचीवमेंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेरी शादी तो सिर्फ लगभग 18 साल भी नहीं पूरे हुए थे तभी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं ये सारे अचीवमेंट मेरे बाद के भी हैं, सारी पढ़ाई मेरी बाद की है, दोनों बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस वाज नेवर अ प्रॉब्लम, लेकिन उस वक्त भी मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और दे वर नॉट, ठीक है तुम ये काम करो, हम लोग वी विल सी एवरीथिंग एल्स। और कई सारे लोगों को, इवन मेरा बेटा बेटी भी लगे हुए थे, कहीं ना कहीं कोई मजदूर कहीं से आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था करनी है, खान पान का कुछ करना है। तो हम लोगों ने सबने जहां जहां से जो जो भी हो सकता था उसको किया। तो मुझे लगता है शायद आई वॉज रादर मोर बिजी इन द पैंडेमिक देन एनी अदर टाइम। बहुत ज्यादा व्यस्तताएं रही, लेकिन लगा कि शायद एक जिंदगी का जो है, यू कैन हेल्प समबडी, यू कैन डू समथिंग फॉर समवन, वो कहीं ना कहीं मैं पूरा कर पाई और ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड आई वांट टू एक्सप्रेस। क्या कहना चाहूंगी कि यूथ इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत पावर है उनके अंदर, इतनी ज्यादा पावर, इतनी शक्तियां हैं, इतनी असीम शक्तियां हैं। शायद हम समाज के जो दावेदार हैं, ठेकेदार हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं या सिस्टम है, उन्होंने कहीं उनको पूरा यूज नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात मैं देखती हूँ कि हम जो मध्यम वर्गीय परिवार है, भारत का जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है या जनरली जैसे भी परिवार है, वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर वो क्या बनना चाहते थे, उनके अंदर वो कूट कूट के भरना चाहते, देखो इंजीनियर ही बनना है, मैं तो नहीं बन पाया, तुम्हें बनना ही है। और कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशन, उनके पैशन को ध्यान रखे बिना जो है उनको शिक्षा दीक्षा में भी जबरदस्ती घुसाया जाता है। ये बहुत बड़ी एक कमी है, मैं बताना चाहूंगी। जबकि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर चौथी 5वीं क्लास में ही एप्टीट्यूड टेस्ट होता है स्कूल के ही अंदर, और उनके आधार पर बच्चों को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये आपका एप्टीट्यूड आ रहा है। 8वीं 9वीं में भी दिया जाता है ताकि बच्चा जो है वो उस एप्टीट्यूड को समझ करके, अपने पैशन को समझ करके आगे बढ़ सके। अब मान लीजिए आप तो चाहते हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने और बच्चा बनना चाहता है म्यूजिशियन, उसके अंदर कैपेबिलिटी म्यूजिशियन बनने की है, तो हम क्यों, और फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तीसरा जो हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, वो हम बच्चों को क्वेश्चन पूछने नहीं देते। चौथा बड़ा गुनाह करते हैं कि उनकी जो इच्छाएं होती है उनको दबाते रहते हैं। पांचवा बड़ा जो गुनाह करते हैं वो उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको कंपेयर करते हैं। उसको देख, पड़ोसी को देख, इसके बच्चे को देख, उसके बच्चे को देख। बच्चा जाएगा कहाँ? आप उसको पूछने नहीं दे रहे, उसकी बात समझने को तैयार नहीं हो। 8वीं 9वीं 10वीं तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी ये काम करना चाहिए। फिर कोई बच्चा कुछ कहता है तो कहता है अभी तुम छोटे हो, अभी रहने दो। तो हम जो ये उल्हाने देते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता मुझे करना क्या है। तो समवेयर द किड इज अनेबल टू फाइंड द पैशन इन हिम और हर। अब जब उसको पैशन का ही आता पता नहीं है, फिर जो भी वो कर रहा है फिर देखी जाएगी, जैसा आएगा कर लेंगे। अब जब आता है फिर आते आते समझ में आता है, ओहो हो इंजीनियरिंग नहीं, मुझे तो जा करके एक
एक आर्टिस्ट बनना था, या मुझे तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो समाज सेवा में जाना था। जिसको आपने आर्ट्स दिलाई है, पता चला कि वो आर्ट्स की बजाय वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमेट्रिक्स का काम करना चाहता था। या समवेयर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं साइंस बेहतर है, कॉमर्स उससे कमतर है और आर्ट्स तो बिल्कुल ही बेकार है। ये चीजें भी हम खुद समाज में डाल रहे हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सब उत्तरों को ढूंढें। ये बहुत गलत हमने काम कर रखा है। अब ऐसे में यूथ जो है वो तो मिसलेड होता है। लेकिन जो मेरा मेक अ डिफरेंस इनिशिएटिव है, वो जो 1991 में शुरू किया था, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, आपको मैं बताना चाहूंगी, आज उससे 6.5 लाख बच्चे पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। और ये बच्चे आज कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज के सारोकार के काम है। और मुझे ऐसा लगता है, इसके लिए एक लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एंगेज द यूथ सोशली, गिव देम द पर्पस ऑफ लाइफ, एल्स दे विल फाइंड एंड एंगेज देमसेल्फ एंटी सोशली। फिर हम सिर फोड़ते रहेंगे कि बच्चा सारे दिन मोबाइल पे लगा रहता है, बच्चा सारे दिन लैपटॉप देखता है, बच्चा सारे दिन, हमने उनको क्या पर्पस दिया लाइफ का? वी हैवंट गिवन देम, हमने उनको अंदर तक टच नहीं किया। सारी चीजें प्लेट पे रख के सर्व करके देते हैं, उन्हें हार्ड वर्क करना नहीं सिखाते, उन्हें फेल होना नहीं सिखाते। फेल होते हो सबसे पहला रिएक्शन ये होता है, इट्स गुड यू फेल, नाउ यू कैन ट्राई मोर। हम क्यों नहीं ये बात कह पाते? ये हम कहते ही नहीं। और ये जब नहीं कहते हैं तो बच्चे जो है उनके अंदर कुंठाएं, डिप्रेशन बहुत जल्दी। मैंने एक बार ये लिखा भी था कहीं पर कि आजकल के बच्चे नमक के डले की तरह हैं, जरा सी आंच लगी नहीं, जरा सा पानी लगा नहीं कि गल जाते हैं। उसका रीजन ये कि हमने उनका मेंटल मेकअप इतना वीक कर दिया है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ समाज, एज अ नेशन, इतना हमने इनटॉलरेंस उनके अंदर भर दी है कि हर छोटी छोटी चीज उन्हें बॉदर करने लगती है। और दूसरी तरफ उनको पर्पस नहीं मिल रहा, उनको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। ये दोनों मिलके इतना उनको परेशान करता है अंदर से कि उन्हें फिर दशा दिशा के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टेल देम टू अर्न देयर पैशन इन अ वे वेयर दे कैन एक्चुअली बी द विनर्स। एंड विनर का मतलब ये भी है कि वो कितनी भी बार फेल हों, हम साथ में खड़े रहें, उन्हें एनकरेज करते रहें। और देखिए पूरा 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 बदलाव जो है वो पॉसिबल है। इट इज रियली पॉसिबल। और ये काम मैंने क्योंकि करा है, मैं खुद जानती हूँ। ये जो मेरे 6-6.5 लाख बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अमेजिंग वर्क दे डू। आज कोरोना की बात हो, चाहे किसी के वृद्धाश्रम की बात हो, चाहे किसी अनाथाश्रम की बात हो, किसी जानवर की केयर करने की बात हो, किसी तक मदद पहुंचानी हो। केरला में फ्लड आया, एक बच्चे ने 34-35 जनों को एक बिल्डिंग से निकाला तैर तैर करके। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ लोगों को बचाने के बाद वो खुद बह गया। उसकी वो माँ बाप का इकलौता बच्चा था, लेकिन वो वही बच्चा था जिसके लिए एक टीचर ने कहा था कि ये नालायक लड़का है, बिल्कुल क्लास में पढ़ता नहीं है। और उसी टीचर ने बाद में रोते हुए वीडियो जारी किया कि ये मेरा शायद सबसे लायक बच्चा था, मैंने इसको पहचानने में गलती करी। तो जब मेक ए डिफरेंस से मैंने उसको जोड़ा, तो क्या उसने एक लाइफ का पर्पस पाया कि आई कैन डू समथिंग फॉर अदर्स, व्हाई आई एम सर्चिंग दैट आई नीड टू डू समथिंग फॉर मी। कहीं ना कहीं ऐसी बातें जब हम यूथ के दिमाग में डालते हैं तो आप असीम पावर, असीम शक्तियां हैं, हमने उनको टैप ही नहीं किया, 1% नहीं टैप किया। करके तो देखिए, फिर आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। देखिए, पहली बात तो खाली समय मैं समझती नहीं हूँ कि कुछ भी है मेरे लिए, लेकिन टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, सोशल कंसर्न के काम और इस तरह से मोटिवेशनल लेक्चर देना, टेड टॉक्स देना, इन सब के अलावा जो मेरी 2 बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो है, एक तो मैं पोइट्री लिखती हूँ खुद 2-3 भाषाओं में, और उसके अलावा मुझे गाने का बहुत शौक है। मेरा जी में एक समय में सारेगामा में भी चयन हो गया था, लेकिन जा नहीं पाई आगे, उसका मलाल है। लेकिन अभी भी गाना बोलते ही मेरे तो जान है, और सितार वगैरह बजाना आता है, सितार, बाजा, हारमोनियम, ऑल दोज थिंग्स। तो जब भी समय मिले तो मैं उन चीज़ों पे मुड़ जाती हूँ। कुकिंग करना जानती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, यू नेम एनीथिंग, अपनी साड़ियों के फॉल लगा लेती हूँ, सब सारे काम करती हूँ, कुछ छोटे छोटे ऐसे ही। कभी भी खाली बैठना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरे घर में पेट है तो पेट केयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक दैट, लॉट गुड थिंग्स आई हैव टू डू। और हाँ, संगीत से एक अलग ही वास्ता है, उसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो जैसा मैंने कहा कि संगीत से मेरा तो बहुत ही जबरदस्त नाता है, और बचपन से ही गाने का शौक रहा है, और बहुत सारी जगह पे जाके इनाम भी जीते हैं। तो कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए गाना गाने की। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं,
एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। ये मैं पूरे यूथ के लिए गाना चाहती हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मैं मानती हूँ कि जिंदगी के थपेड़े में हर व्यक्ति जो है वो लीडर होता है, अपने आप लीडर बनने की उसमें ताकत आ जाती है। लेकिन मेरे केस में खास है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब से ही मेरी जो सिस्टर थी वो हमेशा हर रोज मुझे ये कह करके उठाती थी, जब छोटी सी थी तब से, कि यू आर स्पेशल और तुझे तो दुनिया को कुछ करके दिखाना है। वो एक खास बात जो थी वो अंदर जोश भर देती थी। उठते ही सुबह सुबह ऐसा एक बड़ा पॉजिटिव सा वाइब मिलता था, क्योंकि घर में खाने पीने को तो कुछ था नहीं, तो कौन सी चीज से व्यक्ति खुश होगा, टॉयज तो भूल ही जाइए। तो एक वो जो चीज थी अंदर से, और शुरुआत से वो जो आग थी उसने मुझे लीडर बना के रखा। मुझे नहीं लगता कि जीवन की शाला से बड़ा कोई लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज वन थिंग विच आई फील दैट as you grow mature you really learn a lot, and learning is not enough. लर्न करके उसको अपने जीवन में उतारने से ही व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मौकों को नहीं गंवाना और सही मौके पे सही काम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात इसकी कि मेरी लीडरशिप स्टाइल क्या है, तो एक जमाना था जब मुझे हिटलर या झांसी की रानी बोला जाता था स्कूल में, कॉलेज में, कि ओह ये स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और इस तरह से मुझे टैग किया जाता था। बहुत बच्चे डरते थे, कांपते थे, और ऐसा भी एक जमाना था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, इससे तो मैं बच्चों के पास ही नहीं पहुंच पाऊंगी। उनके दिल तक जो मुझे पहुंचने की जुगत है, भले ही मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन अगर उन्हें डर लगता रहेगा तो वो कभी भी मुझसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने आप को बहुत मेलो डाउन किया, और डिसिप्लिन के मामले में आज भी मैं बहुत, आपको भी पता है कि समय मतलब टक 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 नॉक 12:30 आई एम देयर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि डिसिप्लिन रहे, पंक्चुअलिटी रहे, लेकिन जो मेरा पूरा लव, अफेक्शन, प्यार, जहां जिस बच्चे को जरूरत है वहां मुझे हाजिर रह करके एक प्यार से, केयर से जो चीज की जा सकती है। मेवाड़ी में भी एक कहावत है कि जो मीठा रहने से मर जाए उसको जहर देने की क्या जरूरत है। तो ये इस लीडरशिप स्टाइल को मैंने पकड़ा, और मुझे लगा कि यस, दिस इज द वे टू विन हार्ट्स एंड हार्ट्स एंड हार्ट्स लाइक दैट। सो दिस कैन बी डन। और मुझे लगता है कि एक और बीमारी है मेरे अंदर कि मेरी मुस्कान कभी नहीं जाती मेरे चेहरे से। तो शायद उससे भी बहुत लोग जो होते हैं उनको लगता है कि यार दिस इज अ पर्सन आई कैन रीच आउट टू। तो ये अब इनर हैप्पीनेस है, तो ये आती है बाहर, रेडिएट होती है, लोग आते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो दिस इज द वे आई थिंक आई हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर। आई एम ऑलवेज एन एथिकल लीडर, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प, सपोर्ट, मोटिवेट, इंस्पायर एनीबॉडी हु वांट्स मी। यूथ के लिए कहना चाहूंगी कि आप इधर उधर इंस्पिरेशन मत ढूंढिए, अपने अंदर की आग को जगाइए। और उसी बात को कहने के लिए मैं कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जब पथ में हो कांटे और दिल में हो अग्नि का वास, जब पथ में हो कांटे और दिल में हो अग्नि का वास, समझ लेना ऐ मनु की संतान, तुम्हारे अंदर का सत्य जाग उठा है। न फिर किसी के बोल, न किसी के सत्यापन के तुम दास हो। तुम उठो, चीर दो उन पर्दों को और करो आलिंगन अपने सच्चे मित्र तथापि स्वयं को। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। ठान लो कि अब स्वतः ही सफलता की ओर तुम्हारे कदम उठेंगे, और मान लो कि तुम हर समय प्रयासरत रहोगे, क्योंकि अब यही तय करेगा तुम्हारा आसमान उन बुलंदियों का जहां निकृष्ट व्यक्तियों की सोच भी नहीं पहुंच पाती। ऑल द बेस्ट। अंत में मैं वर्क मॉब टीम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे दिन वैसे भी ग्रैटिट्यूड से ही शुरू होता है। ऊपर वाले का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद, समाज का, राष्ट्र का धन्यवाद, और मेरे यूथ का धन्यवाद जिनकी वजह से आज मैं हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद। आपको कभी भी ऐसा लगे कि
कोई चीज़ है जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, तो देखिए कभी भी इस वीडियो पर जाइए, कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। वैसे तो बहुत सारे इंस्पायरिंग लीडर्स हैं, लेकिन अगर कोई भी बात ऐसी हो तो ज़रूर आप लाइक करिए और उसको उतारने की कोशिश करिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हार्ट लाइक डोर्स ओपन्स विथ ईज़, with very little two keys, and never forget two of these. They are thank you and please. So I leave it here. Thank you so much, and please support the good cause which WorkMob is doing. Thank you so much. दोस्तों, आप सुन रहे थे एक शिक्षाविद राजेश्वरी नरेंद्रन की जीवन की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।